नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मुजफ्फरपुर जदयू को धारदार बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए, जिला मुजफ्फरपुर को धारदार करने के लिए जदयू पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को महानगर अध्यक्ष बनाया है जो राजनीति में परिपक्व हैं और लगातार युवा जदयू के लिए काम कर रहे थे। फिर मेन पार्टी में भी जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं अनुपम कुमार की। अनुपम कुमार युवा जदयू के महानगर अध्यक्ष भी रहे, काफ़ी दिनों से पार्टी से जुड़े हुए, और पार्टी ने उनको एक नई जिम्मेदारी दी है महानगर अध्यक्ष के रूप में। संगठन को धारदार बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम उनसे बात करेंगे। अनुपम जी, नई जिम्मेदारी मिली है, क्या योजनाएं मन में चल रही हैं, पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे आप? सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पार्टी के अपने तमाम शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, और तमाम पार्टी के जो प्रदेश के और जिला के जो तमाम जो समता काल के समय से और अभी तक जो पार्टी के में जो बड़े सीनियर लोग हैं, मैं सभी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ पर पार्टी ने विश्वास जताया कि मुझे संगठन में महानगर अध्यक्ष की दायित्व सौंपी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को आज जिस ऊंचाई पे ले गए हैं और जिस बुलंदियों के साथ बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, इन सारे विकासों की बातों को हम अपने क्षेत्र में, अपने मुजफ्फरपुर के आम आवामों में, अपने बड़े अभिभावकों के बीच, छोटे भाई बहनों के बीच, अपने साथियों के बीच मैं लेके जाऊंगा। और संगठन को काफ़ी धारदार लोगों ने बनाया है पूर्व में भी, और इतना धारदार मैं बनाने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे ऊपर वाले इतनी शक्ति दे कि मैं कोशिश करूंगा कि इतनी बेहतरीन कमेटी बने मुजफ्फरपुर की, जो कि एक लैंडमार्क हो। अनुपम जी, धारदार बनाने की आप बात कर रहे हैं। एक समय में मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में 9 विधानसभा सीटों पे जदयू के लोग जीतते थे, और आज मुश्किल से एक सीट आपके खाते में है, वो भी सकड़ा, और वो भी अब डूबता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक है वो लगातार मतलब स्वस्थ नहीं है, बीमार रहते हैं, जिससे जनता में उनके प्रति भी नकारात्मक बातें हैं। तो बड़ी कठिनाई आपके सामने है, एक चुनौती है। पहले तो मैं अशोक चौधरी जी, माननीय विधायक जी के बारे में बता देता कि वो स्वास्थ्य कारणों से अस्वस्थ हैं और सकरा से अच्छे बहुमत से जीत के आए हैं। आप जो बात बोल रहे हैं कि ज़िले में सीटें घटी हैं, तो कुछ सीट शेयरिंग में भी घटी है। देखिए, हर बातों को देखिएगा, हमारा जो परसेंटेज देखिएगा, वोट परसेंटेज, जहाँ पे जनता दल यू मुजफ्फरपुर में लड़ी थी, हमारा वोट परसेंटेज में थोड़ा सा कटाव हुआ है। तो कुछ सीट शेयरिंग को लेके हुआ है और कुछ समीकरण को लेके हुआ है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैं बोलने के लिए मैं ना उपयुक्त हूँ और ना मैं इसके लिए मैं अधिकृत हूँ। ये आपको पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, पटना में प्रदेश पार्टी के प्रवक्तागण, ये आपको विस्तृत रूप से बढ़िया ढंग से बता सकेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं सिर्फ इतना विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के सर्वांगीण विकास का काम किया है, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास का, जो बिहार को जो गति दी है उन्होंने, जिस गति से आज बिहार अग्रणी राज्यों के दौर में हम आगे की ओर जा रहे हैं, बहुत आगे की ओर चले जा चुके हैं और जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, और मैं तो आपको बता रहा हूं अमित जी कि ये एक छोटे से इंटरव्यू में हम बता नहीं सकते हैं कि कितनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में चला रखा है। आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं। 2005 का कार्यकाल को 2010 के कार्यकाल से आप जोड़िए। एक्चुअली शुरुआती 2, 3, 4, 5 वर्ष तो आपको सिस्टमेटिक ढंग लग जाता है। जो चीज़ बेपटरी था, बिहार लैंडलॉक स्टेट था, बिहार का विकास बहुत रुक चुका हुआ था। अब किन कारणों से रुका था, किन परिस्थितियों में रुका था, केंद्र और राज्य की समन्वय नीति अच्छी नहीं रही, राज्य में क्या हुआ, इन बातों पे चर्चा बाद में हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो स्वर्णिम काल जहाँ से शुरुआत हुआ, मैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि आप खुद बताइए कि क्या बिहार के सड़कें ऐसी थी, क्या बिहार में बिजली की व्यवस्था ऐसी थी, क्या पंचायतों में स्कूल की व्यवस्था ऐसी थी, स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था ऐसी थी, आप सदर अस्पतालों की व्यवस्था जिला में कैसी थी। आप आज का बिहार देखिए, आज 2023 के बिहार में पटना के सड़कों पर मेट्रो दौड़ने वाली है चंद महीनों में।
10 महीने में हो, 15 महीने में हो, 20 महीने अरे आप विकास, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ और हर एक विधानसभा में आपकी पार्टी की सीटें भी घटती गई। नहीं, देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, आप सीटों से किसी चीज़ को आप अमित जी खुद एक बात बताइए, क्या सीट के आंकड़े से विकास को, सीट का आंकड़ा बहुत चीज़ समीकरण होता है। वहाँ पे मैं बताऊँ ना कि आप खुद एक वोटर हैं, आप खुद एक अच्छे पत्रकार हैं, तो मैं आपको अमित जी यही बता सकता हूँ कि सीटों का जो आकलन होता है वो सिर्फ बिहार के विकास को लेकर नहीं होता, वहाँ पे कई एक चीज़ें होती हैं। वहाँ पे सामाजिक वहाँ पे वो सामाजिक वातावरण वहाँ का, उस विधानसभा का क्या है, बहुत तरह का चीज़ें होती हैं और कुछ उलट-फेर हुआ है तो खैर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे ऐसे 30 से 40 एमएलए जो 5000 के अंदर से सीट हारे थे अभी जो कमिंग चुनाव हुआ था, यह जानकारी पूरे बिहार को, पूरे देश को है। क्यों हारे थे इन तथ्यों में मैं नहीं जानना चाहता, ये भी सब लोग जानते हैं। जैसे वर्तमान में हरवाया गया था एक्चुअली। नहीं, क्या हुआ अमित जी कि आप भाई बन के साथ चले थे और आप सौतेला रुख कर रहे थे। आप भाई बन के साथ चले थे, हमारा वोट जो था, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो लोग थे वो आपके साथ चले गए, आपके लोग हमारे पास नहीं आ पाए। तो आप भाई की बात कर रहे हैं, अभी जो आरजेडी के साथ जो आपका गठबंधन हुआ 2015 में भी हुआ, फिर टूटा 1 साल के अंदर, तो क्या आप मानते हैं कि आरजेडी के लोग जो हैं वो आपके साथ अपनापन मतलब रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी ने साफ स्पष्ट तौर पे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी में भी साफ स्पष्ट तौर पे ये बात पूरे बिहार वासियों को, हम सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को ये बात साफ तौर में बता चुका कि महागठबंधन स्थिर है, महागठबंधन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। महागठबंधन के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार हैं, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है, किसी को इस पर कोई शंका नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में इस बात को बोल रखा है, तो इन सब बातों का क्या है, आज के डेट में हर कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आप सब कुछ अच्छा की बात कर रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार आई है, बिहार में जंगल राज की वापसी जैसा दिख रहा है। चाहे वो छपरा की घटना हो जहां एक लड़के को बेरहमी से मार दिया गया, चाहे वो फतुहा में हो, और अभी आपको बस जस्ट ताज़ा बातें हैं, बिहार शरीफ और नालंदा में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, बम विस्फोट हुआ। ये बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कैसे मान लिया जाए? अमित जी, मैं करवा देता हूं कि आप कल के सारे राष्ट्रीय चैनलों पे अगर कल का रिपोर्टिंग आप देखते, जो बम ब्लास्ट हुई है वो बम ब्लास्ट घर के भीतर हुई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एफएसएल की रिपोर्ट और सारे राष्ट्रीय बड़े चैनलों ने कल इस बात को कवरेज दिखाया। किसी ने कोई बम नहीं फेंका था। जो प्रारंभिक जानकारी जो मीडिया बड़े हाउसों से आ रही है, जो राष्ट्रीय जो चैनल हैं उनके द्वारा और बिहार के अखबारों के द्वारा और हम लोग को लोकल जो सूचना है, वो बम हैंडलिंग के दौरान विस्फोट हुआ था। वह एक आपराधिक घटना घटी थी, न कि रामनवमी को लेकर हुई थी। जहां तक रामनवमी के शोभा यात्रा में पथराव या गोली चलने की जो घटना घटी है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि यह एक साजिश है। नालंदा की बात बताइए अमित जी। पहले मेरी बात को, मैं आपके प्रश्नों को भी सुन रहा हूँ। उसमें 70 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हुई हैं। राज्य की पुलिस अपनी सारे हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है, बिहार की पुलिस अलर्ट पे है। और आपको नहीं लगता है कि ऐसा इस तरह का सासाराम, ये सीमांचल के क्षेत्रों में ही ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, मेरा इशारा बड़ा तगड़ा है। मैं एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं जनता दल यूनाइटेड का, लेकिन पिछले 17 साल से मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। इतनी समझ मुझे भी है कि ये सीमांचल के एरिया में ही ये इस तरह का क्यों विवाद उत्पन्न हुआ। ये साजिश है और इसका भी पर्दाफाश होगा और बिहार पुलिस करेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दे चुके हैं बिहार के सारे आला अधिकारियों को, और दूध का दूध पानी का पानी होगा।
कि मैं रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव की मैं उसकी मैं भत्सना करता हूं, और न मैं रमजान में किसी तरह का हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिहार एक समाजवादी परिवेश से निकला हुआ एक राज्य है। बिहार की 13 करोड़ आबादी है, हम सब भाई बहन हैं, हम लोग पर्व एक साथ मिल के मनाते हैं, हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे के घर में लोग हमारे घर में आते हैं। यह अमित जी ये कंप्लीट रूप से एक साजिश है जो कि बिहार के शांति व्यवस्था को जो बना हुआ है इतने सुंदर ढंग से, इसको डिस्टर्ब करने की एक छोटी सी साजिश है जो कि नाकाम होगी, और सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि इसमें किन लोगों का हाथ है। मुझे ऐसा है कि हमारे बगल का ही एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, बिहार का बॉर्डर सटता है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बॉर्डर सटता है। इधर गोपालगंज से शुरू करेंगे तो उधर मोहनिया तक बॉर्डर जाता है, यूपी बॉर्डर है, बगल का राज्य है, बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें आती हैं वहाँ से। क्या वहाँ अपराध नहीं होता? गूगल का ज़माना है, सोशल मीडिया पे सारे लोग हैं। आप राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों को उठा के देख ले कि बिहार राज्य का ज़्यादा है आपराधिक आंकड़ा कि उत्तर प्रदेश का। बगल के राज्य से ही मैं तुलना करता हूँ, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। मैं बोलना नहीं चाहता था कि मैं कंपेरिजन, आप हर बात पे कहिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गई, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। इतनी बड़ी राज्य है, 13 करोड़ जनसंख्या है। मैं यूपी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में भी घटनाएं घट रही हैं, गुजरात में भी घटनाएं घट रही हैं, मध्य प्रदेश में भी घटनाएं घट रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं। बड़ा राज्य है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभिक जाँच में सारे आला अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि यह एक साजिश है। सोची समझी इस साजिश पे भी पर्दा हटेगा। 70 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां भी होंगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं आपको एक चीज आश्वस्त कर देता हूं, बिहार में सारे लोग सुरक्षित हैं, बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बिहार अपने विकास की ओर, गति की ओर बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री के अगुवाई में। और ये सारे प्रोपेगेंडा 2024 के चुनाव का, ये चूंकि देखिए एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हम लोग आज भी जो है समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, और जो हमारे सामने जो लोग खड़े हैं वो कंप्लीट हवा की विचारधारा को मानते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा समाजवाद से प्रेरित होती है। हम जयप्रकाश लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोगों की विचारधारा को आगे लेके आते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा हम नाम नहीं लें कंट्रोवर्सी में, लेकिन उनकी विचारधारा किससे प्रभावित है आप समझ सकते हैं। वो क्या क्या बोलेंगे और क्या क्या अभी बताएंगे कि बिहार राज्य में क्या हो रहा है। बिहार मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय आंकड़ों को देख लीजिए, के प्रदेशों को उठा लीजिए, बगल में उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है। अमित शाह जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बेचैनी 2024 में सत्ता में आने की है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन जी उर्फ ललन सिंह जी ने साफ तौर पे बता चुका है कि पूरे भारत का सिर्फ हेरा फेरी होना है। अमित शाह जी को वो 100 सीट की बेचैनी है कि वो जो जा है वो 2024 में कहीं ना कहीं उनसे छूटता दिख रहा है। वो बेचैनी है सीमांचल के इलाके में उनकी रैलियां होना, सीमांचल में के शोभा यात्रा पे पथराव होना, ये क्या चीज़ है? ये साजिश है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ये मैं कोई जांच, ना मैं कोई जांच एजेंसी हूँ, ना मैं कोई हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सार्क के सामने ये बोला कि इसमें एक साजिश की पूरी संभावना है और 70 गिरफ्तारियां हुई है। इसलिए बिहार के लौट कहाँ, मुजफ्फरपुर में कुछ हुआ? मुजफ्फरपुर में आप रहते हैं, सीतामढ़ी कुछ हुआ, बगल में दरभंगा है कुछ हुआ, पटना राजधानी में कुछ हुआ। बिहार में 40 जिले हैं, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह लॉ एंड ऑर्डर और छोटी मोटी आपराधिक घटनाएं इतने बड़े राज्य में जहां 13 करोड़ वहाँ होती रहेगी, इसलिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। पुलिस की मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह में बैठते हैं और जनता की बात सुनते हैं और उसी समय तत्क्षण इस पे कार्रवाई होती है। अमित जी सारे विभाग के प्रधान सचिव, कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता कहते हैं कि अफसर बात नहीं सुन रहे हैं, अब जाते हैं तो कोई सम्मान भी नहीं मिलता है। देखिए कुछ कार्यकर्ताओं की कमियां हो सकती हैं, कुछ की, एक दो बात नहीं, जितनी भी जेनून बातें हैं, जितना भी जेनून जो उचित काम है वो हर कार्यकर्ताओं का पदाधिकारी करते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चलिए मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आ ही गया है ना संगठन में, इस बात के लिए आप आइए, हमसे नहीं सुनेंगे, हम अपने वो अपने ऊपर वाले को, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जनता दल यू में कार्यकर्ता खुश है, जनता दल यू परिवार में
किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। और मैं इस बात को आपके माध्यम चैनल के माध्यम के थ्रू से मैं फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर किन्हीं को अगर कोई तरह की तकलीफ है तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा आवास भी शहर में है।